आज का हमारा टॉपिक है वेपन इंडस्ट्री। ये वेपन इंडस्ट्री सिंगल हैंडेडली दुनिया को कैसे तबाह कर रही है और ये खुद कितनी फायदेमंद सनत है, और इनके रेवेन्यू फिगर्स तो सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। वैसे तो इंसानी तारीख पूरी जंगों से भरी हुई है, लेकिन आज की दुनिया में मुल्कों को जंग लड़ने के लिए मैनिपुलेट किया जाता है। जंगों की तारीख भी इंसानी तारीख से कम पुरानी नहीं। ये जंगें ज्यादातर इक़्तिदार की लड़ाई होती थी और आज भी हर बड़ा मुल्क अपने खित्ते में अपनी चौधराहट कायम रखना चाहता है। ये इक़्तिदार की लड़ाई तो दुनिया में हमेशा से थी। आज की दुनिया में जंगों के बारे में जो नई चीज है वो है वेपन इंडस्ट्री, क्योंकि ये इंडस्ट्री जिस चीज को मैन्युफैक्चर करती है वो है हथियार, और अगर सारी दुनिया में अमन होगा तो इनके हथियार बिकेंगे नहीं। आज की तारीख यानी 2023 के मुताबिक आर्म इंडस्ट्री की डिक्लेयर वैल्यू है $112 बिलियन। ये कितनी बड़ी रकम है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान की कुल इकोनॉमी $340 बिलियन है, और पाकिस्तान IMF से 3 सालों के लिए सिर्फ $6 बिलियन का मुआहदा करता है। लेकिन ये सिर्फ उनकी डिक्लेयर्ड वैल्यू है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि असल कीमत इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वो बेल का आइकन भी दबा दें। हम कोशिश करते हैं कि ऐसे मौज़ूआत पर वीडियो बनाएं जिनका एड्रेस होना बहुत जरूरी है। आपको पता है आज के दिन 1 अरब से ज्यादा फायर आर्म्स दुनिया में सर्कुलेट कर रही हैं, जिनमें ज्यादातर सिविलियन के हाथ में है। अब ये वेपन इंडस्ट्री किसी न किसी तरह इंसानों की इनसिक्योरिटीज को यूज करके अपना प्रोडक्ट आम लोगों तक पहुंचा चुकी हैं। अमेरिका में ये गन कल्चर किस तरह शुरू हुआ और किस तरह वहाँ तबाही मचा रहा है, इस पर एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि 1 अरब फायर आर्म्स इस दुनिया में सर्कुलेट कर रही हैं, जिस दुनिया की कुल आबादी ही 8 अरब है। इसमें से अगर बच्चे, बूढ़े और डिसेबल लोग निकाल दें तो ये रेशो क्या बनता है, आप खुद ही सोच लीजिएगा। वेपन इंडस्ट्री दुनिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, और आपको ये जानकर बिल्कुल भी हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका हथियार बेचने वाले मुल्कों में लगातार 80 साल से पहले नंबर पर है। अब आपको ये भी समझ आने लग जाएगा कि क्यों अंकल सैम दुनिया में अमन नहीं होने देना चाहते, बल्कि खुद ही बहुत सारे मुल्कों पर अजीब और गरीब बेतुके से इल्जाम लगाकर हमला कर देते हैं। फिर उसके पीछे और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इस वजह को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पर आर्म डीलर मुल्कों में रशिया और तीसरे नंबर पर फ्रांस आता है। ये वेपन इंडस्ट्री दुनिया के लिए कितना अजाब है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हथियार अभी मार्केट में पहुंचे ही नहीं होते कि वो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का जरिया बन चुके होते हैं। हथियार जो आगे जाकर सिर्फ इंसानियत की तबाही का जरिया ही बनते हैं, उनके लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है उसके लिए जमीन के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। बहुत बड़ी तादाद में हथियार बनाने के लिए जमीन से बहुत बड़ी तादाद में कीमती दातें निकाली जाती हैं, जो बहुत से और अहम कामों में इस्तेमाल हो सकती थी, या फिर इतनी बड़ी तादाद में निकाली ही न जाती अगर ये वेपन इंडस्ट्री के हत्थे ना चढ़ती। फिर जब हथियार फैक्ट्री में बन रहे होते हैं तो उनका वेस्ट भी जमीन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, और फिर वो बनकर मार्केट में पहुंच जाते हैं। अब अगर मार्केट में हथियारों को बिकना है तो कोई ना कोई वजह भी तो होनी चाहिए। ऐसे ही अमन के माहौल में तो कोई हथियार नहीं खरीदेगा, तो फिर बदअमनी के लिए लॉबिंग की जाती है, मुल्कों के अंदर बदअमनी फैलाई जाती है, सिविल वॉर्स का माहौल बनाया जाता है, छोटे छोटे मुल्कों के हालात खराब किए जाते हैं, और बड़े और डेवलप मुल्कों में हथियारों को सेफ्टी और सुपीरियरिटी से जोड़ दिया जाता है। और मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी में इस तरह लॉबिंग की जाती है कि एक वक्त पर एक मुल्क के बहुत सारे दोस्त मुल्क और बहुत सारे दुश्मन मुल्क हों। उन दुश्मन मुल्कों से उस मुल्क की या तो जंग होती रहे या फिर उन मुल्कों से जंग का खतरा हो, ताकि वो मुल्क उस डर में हथियार लेता रहे। और फिर पड़े पड़े अगर वो हथियार खराब होने लगे तो उनको ठीक करवाने का काम भी उसी मुल्क से लिया जाए जिसने वो हथियार बेचे हैं। यानी बगैर किसी काम के फ्री का पैसा उन हथियारों को एक बार बनाने की इन्वेस्टमेंट में बार बार रिपेयर करने की इनकम मुफ्त में बनाने वाले मुल्क को मिलती रहेगी। लेकिन वेपन इंडस्ट्री इसी पर इक्तफा नहीं करती, इसे और ज्यादा मुनाफा चाहिए, तो फिर वो जंग के लिए लॉबी करती है। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज पर इन्वेस्ट किया जाता है, उन्हें कोई पुराना दबा हुआ इशू उठाने के लिए कहा जाता है, या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से किसी मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई करवा दी जाती है। अब ब्लॉक में बटी हुई दुनिया, जिसके ज्यादातर ब्लॉक्स खुद इसी इंडस्ट्री के पैदा करता होते हैं, वो एक दूसरे से लड़ने लग जाती है और आर्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिल जाता है। इराक, यमन, लीबिया और सूडान की सिविल वॉर्स ही देख लें, कोई भी गिरोह जीता हो, लेकिन आर्म इंडस्ट्री के लिए विन विन सिचुएशन है। उनके हथियार तो बिक रहे हैं। अमेरिका के मुताबिक उन्होंने अफगानिस्तान की जंग में $2.2 ट्रिलियन खर्च किए, लेकिन उनमें से $2 ट्रिलियन तो वापस उन्हीं की हथियार बनाने वाली कंपनीज को चला गया।
یہ امریکہ کے وہ لیڈنگ 5 آرم ڈیلرز ہیں جن کے پاس زیادہ تر ہتھیار بنانے کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، اور امریکہ افغان جنگ میں بھی کانٹریکٹ انہی کے پاس تھے۔ پھر اچانک 20 سال بعد امریکہ وہاں سے راتوں رات نکل جاتا ہے اور بہت سارے جدید ہتھیار وہیں جوڑ جاتا ہے تاکہ افغانستان میں سول وار چلتی رہے اور انہیں زیادہ سے زیادہ ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی رہے۔ آج کی اسرائیل اور حماس کی جنگ ہی دیکھ لیں۔ اب حماس نے یہ کہہ کر اسرائیل پر حملہ کیا کہ وہ فلسطینیوں کو ان کا حق دلائے گا، لیکن ہتھیار تو پھر بھی اسی انڈسٹری کے بک رہے ہیں۔ اور پھر اسرائیل نے یہ کہہ کر نہتے فلسطینیوں پر حملہ کر دیا کہ وہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ رکھتا ہے، لیکن ون ون سچویشن یہاں پھر بھی عام انڈسٹری کی ہی ہے۔ ان کی صنعت تو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہی ہے۔